नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाओ। इसके बाद आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं और 2023 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आपके किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सारे लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि बाकी साथी जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाएं। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की है? स्पेंगलर ने, मार्कोनी ने, माइकल फेराडे ने या फिर वाल्टर हंट ने? पहले प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ट्रांसफार्मर की खोज जो है ये किसके द्वारा की गई है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, माइकल फेराडे के द्वारा। ठीक है, ट्रांसफार्मर की खोज किसके द्वारा की गई है? तो माइकल फेराडे के द्वारा की गई है। अगर हम लोग मार्कोनी की बात करेंगे तो मार्कोनी ने किसकी खोज की है? तो रेडियो। ठीक है, रेडियो की खोज किसने की है? मार्कोनी ने की है। वाल्टर हंट की बात करेंगे तो इन्होंने किसकी खोज की है? तो इन्होंने सेफ्टी पिन की खोज की है। तो इनको भी ध्यान रखिएगा, ये सब भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फेराडे ने की है। पहले प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? चलो बताना दूसरे प्रश्न का, सभी लोग आंसर करो भाई। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, फेरस सल्फेट हो जाएगा, लेड ऑक्साइड हो जाएगा, लेड पैरा ऑक्साइड हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा, एप्सम औद्योगिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं भाई? तो इसको हम लोग सेंधा नमक भी कह सकते हैं। अब सेंधा नमक तो जानते हो कि भाई घर में इस्तेमाल होता है सेंधा नमक, तो इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं? तो सेंधा नमक भी कह सकते हैं, एप्सम। ठीक है, औद्योगिक नाम मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, जिसको घरेलू रूप में सेंधा नमक आप कहते हो। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा, मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा होता है? तो जल्दी से सारे लोग बताइएगा, शरीर की सतह पर, बुक लंग्स, बुक गिल्स या फिर एयर ब्लैडर? मकड़ी में बात हो रही है, श्वसन अंग की बात हो रही है, तो तीसरे प्रश्न का जल्दी से सारे लोग आंसर करो, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बुक लंग्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बुक लंग्स जो है ये मकड़ी में श्वसन अंग होता है। अच्छा, एक प्रश्न जरा आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि मकड़ी में कितने जोड़ी जो है उसकी टांगे होती है। ठीक है, कितनी जोड़ी जो है टांगे होती हैं। ठीक है, चलो तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। चलो आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न का, सभी लोग आंसर करो भाई। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? चौथे प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। देखो पूछा किस में जा रहा है, तो रासायनिक ऊर्जा को कहां पर? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो रूपांतरण कैसे होगा? विद्युत चुंबक के द्वारा, फोटो सेल के द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा या फिर संचायक सेल के द्वारा? चौथे प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छे, जितने लोग ऑप्शन डी करोगे बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो, संचायक सेल। ठीक है, ये क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न का, सभी लोग आंसर कीजिएगा। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। बताइएगा, सागर की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर, यूडियोमीटर, बैरोमीटर या फिर पेरिस्कोप? चलो तो यहाँ पर बताओ क्या करेक्ट होगा। देखो यूडियोमीटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या होता है? तो ये गैस की मात्रा को मापने में, ठीक है, क्या करने में? गैस की मात्रा को मापने में प्रयोग होता है यूडियोमीटर। अगर हम लोग बात करेंगे बैरोमीटर की, बैरोमीटर क्या होता है? तो ये वायुमंडलीय दाब को मापने में। ठीक है, क्या होगा? अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, बैरोमीटर की बात करेंगे, तो ये क्या करता है भाई? वायुमंडलीय दाब को मापने में काम आता है बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। पेरिस्कोप की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पनडुब्बियों में इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, पनडुब्बियों में, नौसेना में इनका इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, फैदोमीटर। ठीक है, तो ये सागर की गहराई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर पांचवें प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है। ठीक है, देखो प्रश्न बहुत अच्छा है,
कई बार पूछा जा चुका है और आपके लिए स्टार वाला प्रश्न है। तो बताना वह तापमान जिस पर क्या हो, जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाना क्या हो, समान हो। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, छठवें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? -40 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वो तापमान है जिस पर क्या होता है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों जो है तापमान क्या होते हैं, समान होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। सातवें प्रश्न का, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? देखो विटामिन ई का रासायनिक नाम आपसे पूछ रहा है, सीधी बात, ठीक है। तो सीधी बात, विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछ रहा है, टोकोफेरॉल, बायोटिन, कैल्सीफेरॉल या फिर फिलोक्विनान। तो सातवें प्रश्न का जल्दी से सारे लोग आंसर करो। देखो यहाँ पर अगर हम लोग बायोटिन की बात करेंगे तो ये क्या है, तो ये विटामिन बी7 का नाम है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, कैल्सीफेरॉल की बात करेंगे, ठीक है, तो ये किसका रासायनिक नाम है, तो ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगर फिलोक्विनान की बात करेंगे तो ये किस विटामिन का नाम है, ये विटामिन के का नाम है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। क्लियर भाई? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आठवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अगले प्रश्न का, कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नालाइट ये किस धातु का अयस्क है? पोटेशियम का, एल्यूमिनियम का, मरकरी का या फिर यूरेनियम का? चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो मरकरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो मरकरी का अयस्क क्या हो जाएगा? मरकरी का अयस्क है सीने बार, ठीक है। क्या है? मरकरी का अयस्क है सीने बार। मरकरी का अयस्क कई बार पूछा गया है। अगर एल्युमिनियम की बात करेंगे, एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, यूरेनियम की बात करेंगे, तो यूरेनियम का जो अयस्क होगा वो क्या होगा? तो वो होगा कार्ने, ठीक है, टाइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कार्नेटाइट जो है ये यूरेनियम का हो जाएगा। कार्नालाइट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किसका है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पोटेशियम का अयस्क है। ऑप्शन ए जितने लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हो बिल्कुल आप सभी लोग करेक्ट हो। चलो नौवें प्रश्न का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से प्लेग के उपचार के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? अच्छा प्लेग की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्लेग किससे फैलता है भाई? तो प्लेग जो है ये आपका जीवाणु से फैलता है, ठीक है। किससे फैलेगा? तो जीवाणु से फैलता है। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछा गया, बैक्टीरिया से फैलता है आपका प्लेग, ठीक है। किससे? तो चूहों से ना, चूहों के ऊपर जो छोटे छोटे जो कीड़े नुमा रूप होते हैं तो उनके द्वारा जो है ये प्लेग फैलता है। और ठीक है, तो यहाँ पर बताना है आपको कि प्लेग के उपचार के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है। नौवीं प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। इनमें से कौन सी अदिश राशि है? ठीक है, देखो आप कोई भी एग्जाम देते हो तो इस तरीके का एक प्रश्न आपको एग्जाम में, आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाता है। आपसे एक प्रश्न इस तरीके का जरूर पूछा जाता है, कौन सी अदिश राशि है या फिर कौन सी सदिश राशि है। तो यहाँ पर बताइएगा कौन सी अदिश राशि होगी? कार्य, वेग, बल या फिर त्वरण? क्या करेक्ट आंसर होगा? 10वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्य, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी? अदिश राशि। चलिए बहुत अच्छे, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। किस रंग के प्रकाश तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है सबसे कम होती है? देखो सबसे कम पूछा जा रहा है, तो बताइएगा किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी? पीला, बैगनी, हरा या फिर लाल? चलो जल्दी से सारे लोग बताना किस रंग की प्रकाश तरंग। देखो ये सारे जितने भी मैं प्रश्न आज के सेशन में आप लोगों को करा रहा हूँ, ये सारे प्रश्न आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। क्या है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, जितने भी आज के सेशन में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। और निश्चित रूप से सारे ही प्रश्न एग्जाम में, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। किस रंग के प्रकाश तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होगी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बैगनी हो जाएगा। बैगनी की सबसे कम होती है। सबसे अधिक पूछ लिया जाए किसकी होगी? तो सबसे अधिक लाल की होती है, ठीक है। किसकी होगी? सबसे अधिक भी ध्यान रखना, सबसे कम भी ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया। सबसे अधिक लाल की होगी, सबसे कम किसकी होगी? बैगनी की होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 12वें प्रश्न का, निम्न में से कौन सा एक बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? तो आंत्रज्वर, प्लेग, डिप्थीरिया या फिर दमा, कौन सा एक बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है?
चलिए तो फटाफट आंसर करते चलो भाई 12वें प्रश्न का। और जितने लोग बाद में जुड़े हो सारे लोग क्या कर दो भाई, सारे लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, एक बार शेयर कर दो। जो लोग पहली बार हो वो लोग क्या कर ले भाई, तो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो ये 3 काम आप लोगों को करना है अभी के अभी, ठीक है। जितने लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक करो, जितने लोगों ने शेयर नहीं किया शेयर करो, और जो लोग पहली बार है वो सब्सक्राइब करो, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा, दमा हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दमा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 13वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? देखो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, तो ये क्या है, तो ये नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित होता है। कौन सी क्रिया पर, नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित होता है। कौन कौन सी गैसों की अधिकता होगी यहाँ पर भाई, अगर हम लोग बात करेंगे तो आपके हाइड्रोजन की होगी, और कौन सी होगी, और हीलियम गैसों की अधिकता होगी। इन गैसों की अधिकता के कारण क्या होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, और नाभिकीय संलयन की क्रिया पर ही आधारित होता है कौन सा, हाइड्रोजन बम। अब प्रश्न ये बन रहा है कि इसकी खोज किसने की है, करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे, एडवर्ड टेलर हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एडवर्ड टेलर। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, फैराडे की बात करते हैं, तो फैराडे ने क्या किया भाई, इन्होंने डायनमो की खोज की है, ठीक है, किसकी, तो डायनमो की खोज की है फैराडे ने। क्लियर भाई। चलो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, टेस्ला की बात करते हैं, तो टेस्ला ने क्या किया भाई, इन्होंने एसी मोटर की खोज की है, ठीक है। कौन सी, एसी मोटर का निर्माण किया है टेस्ला ने, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें किसकी भाई, हाइड्रोजन बम की बात करें तो टेलर, तो हम लोग जान ही रहे हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रवाद के जो पहले चरण को और क्या कहा जाता था भाई, भारतीय राष्ट्रवाद का पहला चरण जो है ये क्या होगा भाई, तो ये 1885 से लेकर के 1905 का समय माना जाता है कांग्रेस का जो प्रारंभिक चरण है, ठीक है। तो ये जो भारतीय राष्ट्रवाद का जो पहला चरण है इसको और क्या कह सकते हैं, तो हम लोग आरंभिक चरण भाई कह सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1885 से लेकर के 1905 का जो ये समय है ये नरम दल काल था, ठीक है, नरम दल, नरम दल आप कह सकते हो, ठीक है, नरम दल, या फिर आप इसे उदारवादी काल भी कह सकते हो, ठीक है, उदारवादी काल भी कह सकते हो। तो ये आरंभिक चरण था, शुरुआत था भाई। देखो पहला चरण है ना, तो पहले चरण में क्या होगा, अभी शुरुआत होगा, आरंभ होगा। ऑप्शन क्या है, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 15वें प्रश्न का। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की है? तो देखो जो सत्याग्रह जो ये सभा है इसकी स्थापना किसके विरोध में की गई थी, जो रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है। रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट जो है ये कब आता है, तो ये 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया था, तो इसको काला कानून कहा गया था, ठीक है, क्या कहा गया था, तो काला कानून कहा गया था रॉलेट एक्ट को। और इसी के विरोध में गांधी जी क्या करेंगे, सत्याग्रह सभा की स्थापना करेंगे। अब देखो 1919 में रॉलेट एक्ट आया और इसी के विरोध में सत्याग्रह की सभा की स्थापना हो रही है, और ऑप्शन में एक ही जगह पर आपको 1919 देखने को मिल रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फरवरी 1919 में। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारत में नया राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? चलिए जल्दी से सारे लोग बताना। तो भारत में अगर हम लोग बात करें, देखो प्रश्न क्या होना चाहिए, प्रश्न होना चाहिए भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए, ठीक है, यहाँ पर नया नहीं होना चाहिए। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता। पहले की बात करेंगे, अगर पहले है तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, कौन है भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, ठीक है, किसका, तो भारतीय पुनर्जागरण, ठीक है। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं, राजा राम मोहन राय को कहते हैं। 1828 में ये क्या करेंगे, 1828 में ये ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, और इसी ब्रह्म समाज के परिणामों का प्रयास था कि 1829 में क्या हो जाएगा, सती प्रथा जो है इसको समाप्त कर दिया जाएगा, सती प्रथा को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। 1815 में ये क्या करेंगे, तो ये राजा राम मोहन राय जो है ये आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। 1817 में क्या करेंगे, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करेंगे। तो ये राजा राम मोहन राय के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि प्रश्न बनते हैं। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
17वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहां पर हुई थी? एक बात तो ये क्लियर है कि जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। किस स्कूल में हुई थी? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो स्थापना हुई है कहाँ पर हुई है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मुंबई में। ठीक है, मुंबई में ये विद्यालय है और यहीं पर इसकी पहली बैठक होगी, स्थापना होगी। स्थापना कौन करेंगे? ओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाएगी। क्लियर है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? देखो क्या पूछा जा रहा है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन स्थापना कब हुई है? तो 1866 में हुई है। अब प्रश्न क्या है, किसके द्वारा की गई है? करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी हमारे ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्न में से कौन सा राज्य है जो इसमें शामिल नहीं है? देखो अगर हम लोग भारत में बात करें तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और इन 28 राज्यों में अगर बात करें कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो वो कौन है? उत्तर प्रदेश है। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है भाई? 8 राज्य के साथ सीमा बनाता है। आपको बताना है कि 8 राज्यों में से कौन सा यहाँ पर राज्य नहीं है। तो देखो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, झारखंड के साथ सीमा बनाता है, उड़ीसा के साथ सीमा नहीं बनाता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी होगी? डल झील, चिल्का झील, वुलर झील या फिर डिडवाना झील? क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। क्लियर है? अगर मीठे पानी के संदर्भ में पूछ ले भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी, तो क्या होगा आपका आंसर? वुलर झील। वुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील जो है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? चिल्का, उड़ीसा में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ठीक है, तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करो भाई, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? हम लोग को बात करना है भारत में कौन सी मिट्टी जो है ये सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। तो देखो भारत की अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो भारत में जो ये बीच वाला जो क्षेत्र है, ये आपका जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर आपकी क्या होगी? इस वाले पूरे क्षेत्र पर। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर जो तटवर्ती वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर ये मिट्टी पाई जाती है, लगभग कितने प्रतिशत? तो 43% क्षेत्र पर ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी है। क्लियर है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हमारा सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो मुंबई को, कोलकाता को, कोच्चि को या फिर जमशेदपुर को? ठीक है, तो किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? देखो अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा, जमशेदपुर। ये कहाँ पर है? तो ये झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में है जमशेदपुर। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो 1907 में पहली स्टील फैक्ट्री लगाई गई थी। कौन सी? टिस्को। कौन सी फैक्ट्री लगाई गई थी? तो टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये भारत में पहली स्टील कंपनी है, 1907 में झारखंड में जमशेदपुर में लगाई गई थी। क्लियर भाई? और यहीं पर आपको क्या है? यहीं पर आपको टाटा नगरी, ठीक है, क्या होगा? तो टाटा नगरी भी देखने को मिलेगा। क्लियर भाई? तो ऑप्शन क्या है? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नहीं है? नहीं पूछा जा रहा आपसे भाई। देखो अगर हम लोग दक्षिण भारत की बात करते हैं, ये दक्षिण भारत का आपका मैप है।
ठीक है, ये क्या है, ये भारत का आपका दक्षिण भारत का मैप है। ये है आपकी कौन सी, पश्चिम दिशा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सी नदी पश्चिम दिशा में नहीं बहती है भाई। ठीक है, तो देखो नर्मदा नदी की अगर बात करेंगे तो ये अमरकंटक से निकलती है और ये पश्चिम दिशा में बहेगी। अगर साबरमती की बात करेंगे तो ये अरावली की श्रृंखला से निकलती है और ये भी पश्चिम दिशा में बहेगी। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, लूनी नदी की बात करेंगे तो ये भी अरावली की श्रृंखला से निकलेगी और कच्छ के रण में जाकर के भूमिगत हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ पर निकलती है, तो देखो ये महाराष्ट्र में निकलती है। कहाँ से, तो महाबलेश्वर से। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलेगी कृष्णा नदी और ये क्या होती है, ये जाकर के गिरेगी किधर, पूर्व की दिशा की तरफ, बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 24वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पूछा जा रहा है 26 जून, 24 अप्रैल, 12 अगस्त या फिर 23 सितंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को हर साल क्या करते हैं, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज कानून को लागू किया गया था। ये पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ कौन सा संशोधन है, किस संशोधन के द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो 73वां संशोधन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, 73वां संशोधन 1992 हो जाएगा। इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और ये जो संशोधन है ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ है। इसीलिए 24 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें किस भाग में इनका उल्लेख है, तो भाग आपसे पूछेगा तो भाग 9 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले किस अनुसूची में इनका उल्लेख है, तो अनुसूची क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किया गया। तो कौन सी अनुसूची है जहां पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों का प्रावधान किया गया है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई 25वें प्रश्न का, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, छठवीं अनुसूची। ठीक है, छठवीं अनुसूची में क्या किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन सारे पहाड़ी राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 26वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद भाई जो क्या कर रहा है, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों की सुरक्षा की बात कर रहा है। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48A, 49 या फिर 50। क्या करेक्ट आंसर होगा, 26वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 49। ये भारत में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान करता है। क्लियर है, ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 27वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की है। तो महात्मा गांधी जी ने किस अर्थव्यवस्था की वकालत की है, स्थानीय, केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत या फिर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। क्या करेक्ट आंसर होगा 27वें प्रश्न का आंसर करो, तो ऑप्शन यहाँ पर देखो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने क्या किया है, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की है। कैसी अर्थव्यवस्था की वकालत की है, जिसमें क्या हो कि जिसमें शक्ति अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। ठीक है, अर्थव्यवस्था का जितना ज्यादा से ज्यादा फैलाव हो सके, ये होती है आपकी विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, इस खाली स्थान में क्या हो सकता है, खादी हो सकता है, पहिया हो सकता है, नमक हो सकता है या धागा हो सकता है। क्या करेक्ट आंसर होगा, तो महात्मा गांधी जी के लिए जो खादी है, ठीक है, खादी जो है ये क्या होगा, ये भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक है। गांधी जी ने क्या किया था भाई, खादी पहनो ना, ठीक है, देसी कपड़ों का इस्तेमाल करो, खादी कपड़े पहनो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 29वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी लोग। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्य विधि की नींव रखी। तो पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहां पर दिया है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो सारनाथ में। उत्तर प्रदेश के कहां पर, सारनाथ में पहला उपदेश दिया है। और श्रावस्ती में क्या किया है, तो सर्वाधिक उपदेश दिया, सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिया है, श्रावस्ती में दिया। पहला उपदेश कहां पर दिया है, सारनाथ में दिया। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। 30वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में कब आया है? 30वें प्रश्न का जल्दी से सारे लोग आंसर करो भाई। उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य, तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड कब बना है? तो आपको पता है कब होगा, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक अलग राज्य बन गया है। क्लियर भाई। अभी अगर हम लोग यूपी में बात करेंगे तो यूपी में अभी वर्तमान में कितने जिले हैं? तो 75 जिले हैं। कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं। कितने नगर निगम हैं? 17 नगर निगम है। उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है? तो 17 नगर निगम है। उत्तर प्रदेश का अभी वर्तमान में अगर क्षेत्रफल पूछ ले क्या हो जाएगा? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। क्लियर भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 31वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। समुद्र जल के नीला रंग होने का कारण क्या होता है? देखो समुद्र का जो जल है वो आपको नीले रंग का दिखता है, उसका कारण क्या है? समुद्र जल में अशुद्ध वस्तुओं द्वारा नीले रंग की रोशनी, पानी द्वारा नीले रंग का प्रकीर्णन, पानी द्वारा लाल रंग का अपवर्तन, समुद्री पानी में संपूर्ण परावर्तन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पानी द्वारा नीले रंग का प्रकीर्णन। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 31वें प्रश्न का, ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं। 32वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? तो क्या क्या किया जाएगा? कौन सी प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? धातु की उच्च शुद्धता को प्राप्त कर सकते हैं। थर्माइट प्रक्रिया, कार्बन न्यूनीकरण, हाइड्रोजन न्यूनीकरण या विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण। 32वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण अगर हम करते हैं तो इसके द्वारा धातु की उच्च शुद्धता को प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 33वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? भाई कहां से मीथेन गैस का उत्सर्जन नहीं होगा? पशुधन से, धान के खेत से, गन्ने के खेत से या फिर मोटर वाहन से? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। मोटर वाहन से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कौन सी गैस निकलेगी? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये मोटर वाहनों से निकलती है। और इस कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो दम घोंटू गैस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो दम घोंटू गैस भी कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, पशुओं के द्वारा, धान के खेत से, गन्ने के खेत से क्या होता है? मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 34वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा भाई। दोनों गोलार्धों में दिन और रात कब बराबर होते हैं भाई? तो देखो अगर हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की, पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरती है। जब इस भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ेगा उसी समय क्या होगा भाई? उसी समय दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर होंगे। तो अब आपको बताना है कि ये भूमध्य रेखा जो है इस पर सूर्य का लंबवत प्रकाश कब पड़ता है। 34वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है और इस समय क्या होगा? दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करते हैं। शरद विषुव कब होता है भाई? ठीक है, तो शरद विषुव कब होता है? देखो भूमध्य रेखा पर अगर हम लोग बात करेंगे तो भूमध्य रेखा पर 2 बार सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है। कब कब पड़ता है भाई? एक पड़ता है 21 मार्च को और एक पड़ता है कब? 23 सितंबर को। अभी हम लोगों ने बात की थी 21 मार्च को जब भूमध्य रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बसंत विषुव। और जब 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे भाई? तो उसको जब 23 सितंबर को पड़ेगा तो उसको हम लोग कहेंगे शरद विषुव। ठीक है, क्या कहेंगे? शरद विषुव। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 23 सितंबर को जो भूमध्य रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है तो उसको हम लोग शरद विषुव कहते हैं। क्लियर भाई?
तो ये आज के सेशन में 35 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। जितने लोग जुड़े हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दो भाई। सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचा दो, ताकि आपके साथी जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग भी जुड़ जाए, उन लोगों तक भी ये सेशन पहुंच सके। तो उम्मीद है सेशन अभी आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी के लिए मैं बस इतना ही करता हूँ। अगले सेशन में फिर से मिलूंगा इसी तरीके के बेहतरीन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।